Hi everyone. So welcome to lecture 11 of Polity GS2. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पे क्लोज करा था, उसमें एग्जम्पशंस पढ़े थे. ठीक है, आज हम उसी का एक एक्सटेंशन रूल ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे. ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बाद हम जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट करा था, दो थे हमारे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ विल बी एंडेड विथ रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, यूएस का कॉन्सेप्ट है ये. उसके बाद हम आर्टिकल 15 डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज़ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. उसके टोटल 6 प्रोविजंस हैं. ठीक है, 6 प्रोविजंस के बेसिस पे सबसे पहले आपका जो आर्टिकल 15(1) है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड रिलीजन. मतलब आपका जेंडर, आपकी जाति, आप अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में बर्थ लिया है आपने, उसके बेसिस पे आपकी जो भी रेस है, जो आपका कल्चरल लीनियज आ रहा है वो, और रिलीजन के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर इज़ ओनली. ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और कैटेगरी ऐड होती है या कोई और कंडीशन ऐड हो सकती है तो उस केस में हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो इंडियन आर्मी में कॉम्बैट रोल के लिए वुमेंस का जो केस स्टार्ट हुआ था कि वाई वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड कॉम्बैट रोल्स इन आर्मी, तो उसमें आर्मी ने जस्टिफाई करा था कि डिस्क्रिमिनेशन प्योरली इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, बट ऑल्सो द बायोलॉजिकल बिल्ट ऑफ द वुमेन इज़ नॉट केपेबल टू हैंडल द हार्श टेरेन्स. ठीक है, इन कॉम्बैट रोल्स. ठीक है, तो वो केस हम पढ़ लेंगे. उसके बाद आर्टिकल 15(2) जो पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्सेस है, दैट शुड नॉट बी डिनाइड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड रिलीजन. देन 15(2) के अंदर ही हम वेरियस सोशल इवल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, इसमें हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे वी. तो वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 15(2) के अंदर है. देन आर्टिकल 15(3) इज़ योर प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चाइल्ड. जैसे बस के अंदर आप कभी कभी देखते हो कि फ्री टिकट्स फॉर वुमेन, और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 आर फ्री टू ट्रैवल. तो वो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो वो 15(3) के अंदर है. देन 15(4) आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था. ठीक है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट को जो है स्पेशल प्रोविजन स्टेट प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, तो ये 15(4) ऐड हुआ था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसके बेसिस पर काफ़ी केसेस भी आए थे आपके. ठीक है, केशवानंद भारती केस, आयर कोयलो केस. ठीक है, तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू ही जो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी. ठीक है, शंकरी प्रसाद केस, तो ये हम पढ़ेंगे. देन 15(5) इज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द एनी इंस्टीट्यूशंस. 93rd अमेंडमेंट एक्ट में 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये प्रोविजंस ऐड हुए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन. ठीक है, इन पब्लिक, प्राइवेट एंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, पब्लिक मीन्स जिसके अंदर आपका पैसा आ रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू. प्राइवेट में एडेड और नॉन एडेड होता है. ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, एडेड एंड नॉन एडेड. ठीक है, एंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें आपका गुरुकुल हो गया या मदरसा हो गया. ठीक है, उसके अंदर हम 15(5) का यूज़ करके डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा रहता है कि भाई ठीक है रिजर्वेशन दे दो, या थोड़ा बहुत मतलब मेनली कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का ही है. ठीक है, एंड देन 15(6) जो आपका 2019 में 103 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, विच इज़ स्पेसिफिक टू EWS कोटा, जिसमें 10% रिजर्वेशन है. ठीक है, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिशन. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो, यही इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर रूल ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करो. इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर ही लिख लेना, लॉ ड्राइव्स एवरीवन इक्वली फॉर द सेम क्राइम एंड नोबडी ड्राइव्स द लॉ एज पर हिज और हर विश. ठीक है, फंडा वही है, जो लॉ है वो सबके लिए सेम रहेगा, और किसी भी पर्सन के लिए एक्सेप्ट जो हमने 6 एग्जम्पशंस डिस्कस करे थे, उसके अलावा सबके लिए लॉ एप्लीकेबल है सेम इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के साथ. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, wherever the law is supreme, it is called the rule of law. For example, if a man harasses a woman and no law takes action against that man, then it is called rule of the man. ठीक है, for example, let's say if any man
harasses a woman, ठीक है, and no action is taken against, law is not taking any action against that man, then this is called rule of man, ठीक है. बट अगर यहाँ पे लॉ ने अगर एक्शन लिया होता तो इट कुड हैव बीन रूल ऑफ लॉ, ठीक है. कॉन्सेप्ट समझ में आया. अगर लॉ ने एक्शन ले लिया मैन के अगेंस्ट व्हेन द मैन इज हरासिंग अ वुमन, देन इट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. अगर लॉ कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है मैन के अगेंस्ट, इफ दैट मैन इज हरासिंग दैट वुमन, देन इट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ मैन, ठीक है. नेक्स्ट राइट. When all are equal in the eyes of law and law derives everyone equally, then it is called the rule of law, ठीक है. Next right. The concept of rule of law was given by A.V. Dicey, ठीक है, and it was originated in इंग्लैंड, ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है. वंस यू हैव फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है. सो इंग्लैंड हैज द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ for all, hence equality of law is present, ठीक है. हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट से इंग्लैंड में सारे लॉज निकलते हैं, तो वो एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्ट करता है, बिकॉज इसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, ठीक है. हेंस इंग्लैंड में सारे यूनिफॉर्म लॉज हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इक्वालिटी ऑफ लॉ इज़ प्रेजेंट. फ्रांस के केस में टू सेपरेशन ऑफ लॉ, टू लॉज. यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज and then you have laws for common people, ठीक है. तो इस केस में सिंस लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कैटेगराइजेशन हो रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज और कॉमन पीपल के लिए लॉ अलग अलग हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो एक लॉ है वो दोनों अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगा, तो उस केस में इक्वालिटी ऑफ लॉ इज़ नॉट प्रेजेंट, रूल ऑफ लॉ इज़ एब्सेंट. distributed for different people, hence rule of law is ठीक है. नेक्स्ट यू राइट. इक्वालिटी बिफोर लॉ गिव्स द राइज टू रूल ऑफ लॉ, अंडरस्टूड. Next right, rule of law means law is supreme and there is absolute supremacy of regular law of the country as opposed to influence of any arbitrary power, ठीक है. किसी भी आर्बिट्री पावर के अगेंस्ट जो आपका रूल ऑफ लॉ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कोई भी आर्बिट्री डिसीजन आपके रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन को हैम्पर नहीं कर सकता, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें हैं. ठीक है. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट यू राइट, इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड रूल ऑफ लॉ as the basic structure of constitution, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा है कि रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो हमने लास्ट लेक्चर में केस वन भारतीय केसेस वगैरह पढ़े थे, ठीक है। इसके अंदर आगे एक और लाइन लिख लो, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज सो एसेंशियल फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड दैट इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट राइट, रूल ऑफ लॉ is the idea that states nobody is exempted from the law or law is not partial to anyone, ठीक है। इसके बाद you have the second topic as equal protection of law, लिख लो equal protection ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ लिया, रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया, नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिखो। इक्वल इन दिस इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू इक्वल पीपल, ठीक है। अब इधर ये समझ लो इक्वल पीपल का क्या मतलब है। इक्वल पीपल रिसीव्स इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल you have Ambani, you have Adani, you have a beggar, and then you have a ठीक है, beggar 1 and beggar 2, ठीक है। अब इक्वल प्रोटेक्शन, अब इसमें क्या रहता है कि पहले वाला कॉन्सेप्ट में लेट्स से जो अगर सब चारों ने चोरी करी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि जो आईपीसी की है, जैसे चोरी छोड़ो मर्डर कर दिया, ठीक है, तो मर्डर के केस में आईपीसी 302 विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में 302 सबके लिए एप्लीकेबल है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या रहेगा, कोर्ट विल सी कि Ambani and Adani has the resources to have their own lawyers, to have their own legal team who can help them in fighting the court case, ठीक है। बट इस 302 आईपीसी को जो भी चार्जेस वगैरह इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी कोर्ट का प्रोसेस है, उस चीज़ में कोर्ट नीड्स टू प्रोवाइड एन इक्वल प्रोटेक्शन टू द बेगर्स ऑल्सो, ठीक है। एंड कोर्ट नोज कि दे डोंट हैव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू हैव द बेस्ट लीगल टीम, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू प्रोवाइड देम लॉयर्स, जो गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड होते हैं ना, गवर्नमेंट लॉयर्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। कोर्ट इनके लिए गवर्नमेंट लॉयर्स सजेस्ट नहीं करेगी बिकॉज कोर्ट नोज कि दे आर फाइनेंशियली वेल, ठीक है, दे कैन कैरी देयर ओन एक्सपेंस ऑफ लीगल हेल्प, बट beggar 1 and beggar 2 के केस में कोर्ट विल प्रोवाइड देम गवर्नमेंट लॉयर्स सो दैट देयर केस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, नोइंग द फैक्ट कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस इनके कंपैरिजन में बहुत ही लो है, ठीक है। तो बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर इनको प्रोवाइड करना एक सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। हेंस इनको गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो इसमें, बाय गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द वीक इज कॉजिंग इक्वालिटी एंड नॉट द अनइक्वालिटी, ठीक है, जो हमने इससे पढ़ा। यहाँ लॉयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी कोर्ट ने, तो इट डजेंट कॉज द इनइक्वालिटी, बल्कि इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी, बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू गेट द बेस्ट लीगल एड, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन यूएस, ये यूएस से है, यूएस से कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो कि आर्टिकल 14 डज आर्टिकल 14 गारंटीज यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन ऑल सर्कमस्टांसेस।
ठीक है, क्वेश्चन इज, रुको, हमने आर्टिकल 14 के बेसिस पे पढ़ा था कि डज आर्टिकल 14 guarantees uniform application of law in all circumstances. सवाल है कि डज आर्टिकल 14 जो लॉ का वाला कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, गारंटीज यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आइडियली सब इसका आंसर यस देंगे, बट इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज नो। वेरी सिंपल इसका लॉजिक, मर्डर 302, ठीक है। सो मर्डर हैपन IPC 302, ठीक है। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ आप, ठीक है, तो हर किसी का जो फाइनल जजमेंट है कोर्ट का या फाइनल जो उसको पनिशमेंट मिलनी है वो सबकी यूनिफॉर्म रहेगी, बट दैट्स नॉट द केस। 302 अगर मर्डर हो गया पर्सन से, बट उसके अंदर भी ना क्राइटेरियाज हैं कि क्रिमिनल मर्डर की, भाई बंदे ने जान के मर्डर करा, सेल्फ डिफेंस में मर्डर हुआ, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में द पर्सन गॉट किल्ड, क्रिमिनल मतलब रॉबरी के इंटेंशन से आया और मर्डर हो गया, ठीक है। अनइंटेंशनल मर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मर्डर का क्राइटेरिया ना मल्टीपल सिनेरियोस में कन्वर्ट होता है, जिसमें आप सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किसी की को किल कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। अनइंटेंशनल मर्डर मतलब ना चाहकर भी गलती से कोई चीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी रिवर्स ले लेते हैं और ऑल ऑफ अ सडन स्मॉल द पर्सन गॉट किल्ड बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो तो वो अनइंटेंशनल मर्डर है, यू ट्राइड योर बेस्ट बट दैट हैपेंड, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो इस सारे कंडीशंस के बेसिस पे यू कांट इम्प्लाई कि आर्टिकल 14 विल ऑलवेज गारंटीज यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इट गारंटीज दैट the reason needs to be validated, ठीक है। इसमें लिखो, इक्वालिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ under all circumstances, but it means that before applying the law, situational variation must be taken into account, ठीक है। Thus लिखो आर्टिकल 14, thus आर्टिकल 14 guarantees equality but only among the equals. Thus आर्टिकल 14 guarantees equality but only among equals, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रिमिनल मर्डर हुआ है, क्रिमिनल मर्डर के बहुत सारे केसेस हैं, जैसे CM1, CM2, CM3, तो उस केस में जो एप्लीकेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। बट क्रिमिनल मर्डर और सेल्फ डिफेंस के मर्डर के बीच में डिफरेंशिएशन है, सिचुएशनल वेरिएशन है। तो उस केस के अंदर चार्ज लग सकता है, बट उसकी जो इक्वालिटी जो लॉ द प्रोविजंस और द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द लॉ विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ। ये हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 हो गया आपका रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वगैरह, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लॉ 14 इज ऑल्सो डन. नाउ वी मूव टू आर्टिकल 15, ठीक है. सो आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. इसके अंदर 15(1) लिख लो. सबसे पहला प्रोविजन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कॉमा रेस, कॉमा कास्ट, कॉमा सेक्स, कॉमा प्लेस ऑफ बर्थ और एनी वन ऑफ देम, ठीक है. ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have caste, religion, place of birth, race and sex. Sex, gender कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है. अब यहाँ ओनली वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है उसका हम क्वेश्चन लिख लो कि जैसे एक केस आया था, women can't be given combat role in army, ठीक है. तो इसमें जो आंसर आर्मी ने सबमिट करा था, आर्मीज आंसर वाज दैट द डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन हैपेंड बिकॉज कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए जाते हैं आर्मी के अंदर टू वुमेन, एंड द रीज़न व्हाट आर्मी गिवन व्हाट आर्मी गेम वाज द रीज़न इज सेक्स प्लस बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है. अब चीज़ समझो. आर्टिकल 15(1) में ओनली क्राइटेरिया इसलिए लगाया गया है कि अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेसिस होता कि भाई हम वुमेन को कॉम्बैट रोल इसलिए नहीं देते बिकॉज दे आर वुमेन, देन सुप्रीम कोर्ट वुड हैव आस्क्ड आर्मी टू टर्न डाउन द डिसीजन. बट आर्मी ने जो आंसर दिया वो ये है कि जेंडर एक क्राइटेरिया है, उसके अलावा जो बायोलॉजिकल कंडीशन है दैट इज़ ऑल्सो अ सेकेंड क्राइटेरिया. इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आर्मी गेव द आंसर दैट टुगेदर दीज टू आर द रीजन वाई वुमेन are not given combat roles, ठीक है. यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ जेंडर होता, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को टर्न डाउन कर देती और इट वुड हैव आस्क्ड, और वो आर्मी को बोलती कि भाई अब कॉम्बैट रोल्स में वुमेन को आगे भेजो. बट आर्मी ने जो आंसर दिया वो ये था कि जेंडर के साथ साथ उस जेंडर से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल कंडीशन है उन दोनों क्राइटेरियाज को इंक्लूड करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वुमेन कांट बी गिवन द कॉम्बैट रोल्स इन आर्मी, ठीक है. इसमें लिख लो आर्मीज डिसीजन टू नॉट एनरोल वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स is not a violation of Article 15 Provision 1 as it is not discriminating, as the army is not discriminating on the basis of only sex, because some other reasons are also there which comes into picture, ठीक है. Next you write, in case of women it is sex plus biology as answered by army on why women are not given the combat roles, full stop. Men as compared to are not having any biological restrictions which women have, ठीक है. तो ये आपका एग्जांपल हो गया कि 15(1) अगर कोई प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज गेटिंग हैम्पर्ड देन दैट कैन बी क्वेश्चन. बट अगर इनमें से कोई रीज़न है और उसके अलावा भी देर आर वन और टू वैलिड रीजंस, तो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन, ठीक है. सो दिस वाज योर 15(1). नाउ गिव सेकेंड एज 15(2). इसमें लिखो
15(2) Article 15(2) prohibits state and individual both from discriminating against the citizen only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, in having access to public places such as park, hotels, hospitals, well, पानी पीने का well, tanks, घाट्स, roads which are maintained out of state funds. ठीक है, तो जो public property है, ठीक है, सो इसमें लिखो एक्सेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी कांट बी discriminated only, again only word is there, on the basis of caste, sex, religion, place of birth and caste, race and religion. ठीक है, and it includes everything, public property, wells, जैसे roads, hospitals, public toilets, you have well, you have tanks. ठीक है, हमने हमारी हिस्ट्री अगर हमने पढ़ी होगी तो हमें पता है कि जैसे सोशल स्टिग्मा बहुत होता है, जैसे रूरल एरियाज़ में होता है कि आप people from backward caste are not allowed to fetch water from the same well which is used by the upper caste also. तो वो discrimination is not valid anymore because वो purely, that discrimination is purely on the basis of your caste and religion. ठीक है, so this is your 15(2). 15(2) के अंदर एक और है कि जो भी सोशल सिग्मा के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ वैलिड. ठीक है, इसके अंदर लिखो 15(2) eventually helps in fighting various social evils like communalism, racial discrimination and regional biased discrimination. ठीक है, now give C 15(3). कुछ नहीं है, जो चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि फ्री बस राइड टू वुमेन. ठीक है, सो सी इज़ योर 15(3). ठीक है, चिल्ड्रन एंड वुमेन. ठीक है, इसमें लिख लो स्टेट इज़ अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, स्टेट इज़ अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्री बस राइड, या रक्षाबंधन पे जो रक्षाबंधन फ्री ट्रैवल टू वुमेन. ठीक है, ये सारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, हमें उनके वेलफेयर के लिए हमेशा सोचना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ अ 15(3). नाउ 15(4) नेक्स्ट. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड हुआ था. ठीक है, इट अलाउज, लिख लो, इट अलाउज स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर बेटरमेंट of SEBC, socially, economically backward class. ठीक है, तो 15(4) gives you, लिख लो इसमें,
It was introduced through First Amendment Act of 1951, in which state can make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens from or SC/ST. It includes reservation in job, educational reservation and age relaxation. ठीक है, job reservation, educational reservation, age relaxation. ठीक है, इसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट. Justification for Article 15(4) provision is that by taking the responsibility, state is able to achieve equal protection of law for the backward citizens. ठीक है, नेक्स्ट लिख लो 15(5). ठीक है, तो 15 प्रोविजन 5, आर्टिकल 15 प्रोविजन 5 को क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के टाइम, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, अब ये प्राइवेट, पब्लिक एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, प्राइवेट में एडेड, अनएडेड. ठीक है, इसमें लिख लो पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 15(5) which enables government to make rules regarding the admission, reservation, and the rule will be binding upon the public, private, ठीक है, and public and private institutions and not in minority education institutions. फंडा क्या है, एडमिशन के टाइम जो SC/ST OBC वाला रिजर्वेशन है वो आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों में एप्लीकेबल रहेगा. प्राइवेट के अंदर एडेड, नॉन एडेड दोनों के अंदर, बट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, 15(5) गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द पावर टू द गवर्नमेंट कि अगर वो कभी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाते हैं तो उसमें एडमिशन के टाइम प्राइवेट और पब्लिक इंक्लूडेड रहेगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा. इसमें नेक्स्ट लिख लो, आर्टिकल 15(5) वॉज अचीव थ्रू 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005. ठीक है, सो दिस वॉज दैट. नाउ लास्ट आर्टिकल फॉर द डे, 15 प्रोविजन 6. ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं ये लक्ष्मीकांत फंडामेंटल राइट से जाके पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नोट से पढ़ लोगे तो सिंपल वर्डिंग्स हैं, रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट फुल प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो F is your article 15 provision 6. This is through your 104th Amendment Act of 2019, which gives economically weaker sections a 10% reservation. ठीक है, इसके अंदर भी वही है, it is a reservation of EWS for maximum 10%. ये मैक्सिमम है. ठीक है, एंड सेम कॉन्सेप्ट वही है एडमिशन के टाइम इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक, प्राइवेट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल है, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल है और माइनॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट राइट आर्टिकल 15(5) इज़ फॉर ओनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST। ठीक है, ये वाला जो है 15(5) दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर SC ST एंड OBC। ठीक है, और आर्टिकल 15(6) जो है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर EWS। EWS में जनरल कैटेगरी के भी जो EWS हैं वो भी आते हैं, बट आर्टिकल 15(5) प्योरली SC ST OBC के लिए, 15(6) इज़ फॉर योर EWS। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आर्टिकल 15 इज़ क्लोज, डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास से हम एम्प्लॉयमेंट वाला स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 एंड BP मंडल कमीशन दैट विल डिस्कस, विल ऑल्सो क्लोज आर्टिकल 17 एंड 18। 17 आपका अनटचेबिलिटी है एंड 18 आपका टाइटल्स एंड राइट्स, टाइटल्स वाला है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द टाइटल्स एक्सेप्ट एजुकेशनल्स एंड मिलिट्री, एजुकेशनल एंड एकेडमिक राइट्स, एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री ऑनर्स। ठीक है, so that will close in next lecture and we'll also start with फंडामेंटल फ्रीडम आर्टिकल 19, उसको भी हम स्टार्ट कर ही देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बी प्रिपेयर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रीलिम्स जा चुका है, मेंस के लिए जिनका कट ऑफ 85+ जा रहा है इस साल के लिए, वो तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट हो। ठीक है, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।